हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम रोहतास और इस बार मैं अक्टूबर मंथ की जितनी भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर है वह लेके आया हूँ और यह आने वाले एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं। भारत सरकार ने 1 अक्टूबर 2025 से दिल्ली का नया चीफ सेक्रेटरी किसे नियुक्त किया है? तो सही आंसर है, चार ऑप्शन है तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राजीव वर्मा। ये देख सकते हैं राजीव वर्मा जी। और राजीव वर्मा को हाल ही में भारत सरकार ने 1 अक्टूबर से दिल्ली का नया चीफ सेक्रेटरी नियुक्त किया है। हाल ही में भारत और भूटान ने अपनी पहली सीमा पार रेल कनेक्टिविटी को मंजूरी दिया है। इसमें कौन सी दो नई रेल लाइनों को शामिल किया गया है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कोकराझार गलेफू और बनरहाट समस्या। भारत और भूटान ने सितंबर 2025 में अपनी पहली सीमा पार रेल परियोजना को मंजूरी दी है। इसमें दो रेलवे लाइन कोकराझार गलेफू और बनरहाट समझौते शामिल किया है। यह परियोजना दोनों देशों के बीच व्यापार गतिशील और रणनीतिक संबंधों को और मजबूत बनाएगी। हाल ही में किसे सोनी पिक्चर्स इंडिया का नेतृत्व करने के लिए नियुक्त किया गया है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गौरव बनर्जी। गौरव बनर्जी को हाल ही में सोनी पिक्चर्स इंडिया का नेतृत्व जारी रखने की जिम्मेदारी दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी अभिनेता को इंटरनेशनल एमी अवार्ड 2025 में फिल्म अमर सिंह चमकीला के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता बेस्ट एक्ट्रेस श्रेणी में नामांकित किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दिलजीत दोसांझ। दिलजीत दोसांझ को हाल ही में बेस्ट एक्टर के लिए नॉमिनेटेड किया गया है और उन्हें अमर सिंह चमकीला के लिए अवार्ड दिया गया है। एशियाई विकास बैंक एडीबी ने अमेरिकी टैरिफ के प्रभाव का हवाला देते हुए भारत के वित्त वर्ष 2026 के विकास अनुमान को कितना घटाया है? तो आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 6.5। पिछले वर्ष 2025 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान 7.2 था। एडीबी ने अमेरिकी टैरिफ के संभावित प्रभाव को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2026 के लिए विकास अनुमान को घटाकर 6.5% कर दिया है। यह पिछले वर्ष की मुकाबले 0.7% कम है, जो वैश्विक व्यापार के दबाव और आयात निर्यात में संभावित कमी को दर्शाता है। भारतीदासन विश्वविद्यालय बीडीयू के समुद्री विज्ञान के प्रोफेसर डॉक्टर आर्थर जेम्स को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु वैज्ञानिक पुरस्कार TNSA 2022। तमिलनाडु वैज्ञानिक पुरस्कार TNSA 2022 से प्रोफेसर आर्थर जेम्स को सम्मानित किया गया है। प्रवीण रंजन ने हाल ही में किस पद का कार्यभार संभाला? तो आंसर है ऑप्शन नंबर बी, CIS महानिदेशक। प्रवीण रंजन को हाल ही में CISF के महानिदेशक नियुक्त किया गया है। भारतीय संस्करण में जॉर्जिया मेलोनी की आत्मकथा का क्या नाम है? तो चार ऑप्शन है तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, यह उनके मन की बात। ये देख सकते हैं जॉर्जिया मेलोनी जिन्होंने यह पुस्तक लिखी है और इसकी जो प्रस्तावना है वह भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह उनके मन की बात के नाम से लिखी है। प्रस्तावना भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखी है। भारतीय पाठकों के लिए पुस्तक का शीर्षक यह उनके मन की बात रखा गया है। तो यह पुस्तक मेलोनी जी की है जो कि प्राइम मिनिस्टर है और इनकी जो इस पुस्तक के ऊपर जो प्रस्तावना लिखी है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखी है और यह उनके मन की बात के नाम से शीर्षक इसका रखा गया है। विंग्स ऑफ लोर नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर स्वप्निल पांडे। विंग्स ऑफ लोर की किताब भारतीय वायुसेना के शौर्य अनुशासन और वीरता को दर्शाती है और यह किताब स्वप्निल पांडे द्वारा लिखी गई है। हाल ही में 89 वर्ष की आयु में निधन हुए पंडित छन्नूलाल मिश्र किस क्षेत्र से संबंधित है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, संगीत। छन्नूलाल मिश्र शास्त्रीय संगीत के प्रसिद्ध गायक है और यह बनारस घराने से संबंध रखते हैं और इन्हें 2010 में पद्म भूषण और 2020 में पद्म विभूषण जैसे उच्च नागरिक सम्मान प्राप्त हुए हैं। राष्ट्रीय कैडेट कोर के 35वें महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र वत्स। लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र वत्स को 35वें महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है राष्ट्र NCC के। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत का वैश्विक स्थान क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 128वां।
2025 के आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत को 176 देशों में से 128वां स्थान प्राप्त हुआ है। सिंगापुर को पहला स्थान प्राप्त हुआ है और इसके बाद दूसरा स्थान स्विट्जरलैंड को प्राप्त है और भारत का इसमें 128वां स्थान है। कल्याण कुमार को किस बैंक का एमडी सीईओ नियुक्त किया गया है और कार्यकाल कितने वर्ष का है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, और इनका कार्यकाल 3 साल का है। कल्याण कुमार को सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है और इनका कार्यकाल 3 साल के लिए है। आशीष पांडे को किस बैंक का एमडी सीईओ नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। भारत सरकार ने आशीष पांडे को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का एमडी और सीईओ नियुक्त किया है। तेलंगाना के बुथुकम्मा महोत्सव ने हाल ही में कौन से गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं? तो 4 ऑप्शन है, सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, सबसे बड़ी पुष्प व्यवस्था और सबसे अधिक समन्वित महिला नेतृत्व प्रतिभागी। तो ये देख सकते हैं बुथुकम्मा महोत्सव जिसमें महिलाएं हैं जो है सबसे बड़ी पुष्पों को व्यवस्थित करती है और इसमें अब बार सबसे अधिक महिलाएं शामिल हुई हैं। बुथुकम्मा महोत्सव तेलंगाना में देवी गौरी और फसल के मौसम का जश्न मनाने के लिए आयोजित किया जाता है। 2022 में इस महोत्सव ने 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं। सबसे पहला है सबसे बड़ी पुष्प व्यवस्था। महिलाएं फूलों को विशेष ढंग से सजाकर विशाल आकार की पुष्प बनावट बनाती हैं। देख सकते हैं बहुत ही बड़ी पुष्प की जो बनावट बनाई गई है, विशेष आकार से इसे सजाया गया है। और नंबर 2 पुरस्कार मिला है सबसे अधिक समन्वित महिला नेतृत्व प्रतिभागी। हजारों महिलाएं एक साथ नृत्य कर रिकॉर्ड स्थापित करती हैं। इसमें बहुत अधिक महिलाओं ने एक साथ नृत्य किया है, इसलिए इसे 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं। स्तन कैंसर जागरूकता माह कब मनाया जाता है और वर्ष 2025 की थीम क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1 से 31 अक्टूबर तक स्तन कैंसर जागरूकता माह मनाया जाता है और इस बार इसकी थीम थी हर कहानी अनोखी है, हर यात्रा मायने रखती है। तो देख सकते हैं आप, यह 1 से 31 अक्टूबर तक मनाया गया और यह पूरी दुनिया में मनाया गया और इसकी थीम थी हर कहानी अनोखी है, हर यात्रा मायने रखती है, एवरी स्टोरी यूनिक, एवरी जर्नी मैटर्स। हाल ही में जारी हुनर इंडिया रिच लिस्ट में पहली बार शीर्ष 3 में कौन सी महिला शामिल हुई है? तो आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रोशनी नदार मल्होत्रा। रोशनी नदार मल्होत्रा को एचसीएल टेक्नोलॉजी की चेयरपर्सन है, जिन्हें 2.84 लाख करोड़ की संपत्ति के साथ पहली बार शीर्ष 3 में आई है। भारत की सबसे अमीर महिला बन गई है। 2025 की यह सूची हॉर्न रिसर्च इंस्टीट्यूट और M3M इंडिया द्वारा संयुक्त रूप से जारी की गई 14वीं संस्करण है। इसमें जो शीर्ष 3 अरबपति हैं वह पहले नंबर पे है मुकेश अंबानी और इनकी जो संपत्ति है वह 9.55 लाख करोड़ रुपए, यानी कि 9.55 लाख करोड़ इनकी संपत्ति है। और दूसरे नंबर पर है गौतम अडानी जिनकी संपत्ति 8.15 लाख करोड़ रुपए है। और तीसरे स्थान पर रोशनी नदार मल्होत्रा जो कि पहली बार शीर्ष 3 में आई है और उनकी संपत्ति है 2.84 लाख करोड़ रुपए। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द विल सूट यू मैडम माई लाइफ थॉट कन्फ्लिक्ट पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अरविंद बावेजा। अरविंद बावेजा, ये देख सकते हैं द विल सूट यू मैडम के लेखक हरविंदर बावेजा जी हैं। भारत की स्टार वेट लिफ्टर मीराबाई चानू ने वर्ल्ड वेटिंग लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2025 में महिलाओं के 48 किलोग्राम वर्ग में कौन सा पदक जीता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रजत पदक, यानी कि इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। ये देख सकते हैं मीराबाई चानू जी। मीराबाई चानू ने नॉर्वे फराडे के में आयोजित वर्ल्ड वेटिंग लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2025 में महिलाओं के 48 किलोग्राम वर्ग में 199 किलोग्राम का प्रदर्शन करते हुए रजत पदक हासिल किया है। इस प्रदर्शन के दौरान उन्हें 2 नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी बनाए हैं। स्वर्ण पदक री सोंग गुम उत्तर कोरिया ने 213 किलोग्राम के विश्व रिकॉर्ड के साथ जीता है और सिल्वर मेडल मीराबाई चानू जी ने जीत लिया है। ग्रैंड मास्टर पी इनियन को ने 62वीं राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप जीती है, यह किस राज्य से है? तो आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो ग्रैंड मास्टर पी इनियन है वह तमिलनाडु राज्य के रहने वाले हैं और उन्होंने 62वीं राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप जीत लिया है, जिसका आयोजन गुंटूर आंध्र प्रदेश में किया गया था। और यह 62वीं राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप थी जिसका
आयोजन गुंटूर आंध्र प्रदेश में किया गया था और यह ग्रैंड मास्टर पीनियन जीतिया है जो कि तमिलनाडु के रहने वाले हैं। वर्ष 2025 में राष्ट्रीय धन्वंतरी धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। प्रोफेसर बनवरीलाल गौर, वैद्य नीलकंठन मूफ ईटी, वैद्य भावना प्रेसर, इन तीनों को संयुक्त रूप से राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार प्रदान किया गया है। प्रोफेसर बनवरीलाल गौर को आयुर्वेदिक शिक्षा और संस्कृत साहित्य में 6 दशकों से अधिक समय तक योगदान के लिए दिया गया है। उन्होंने 31 पुस्तकें, 300 से अधिक शैक्षणिक कार्य की रचना की है और इसमें 319 संस्कृत में प्रकाशित हैं। वैद्य नीलकंठन मूस ईटी को, जो कि केरल के वैद्य रत्नकार समूह के प्रमुख हैं, वे 200 वर्षों पुरानी आयुर्वेदिक परंपरा के 8वें पीढ़ी के सदस्य हैं। उन्हें पंचकर्मा पर एक व्यवहारिक हैंडबुक भी तैयार की है। और तीसरे नंबर पे है वैद्य भावना प्रेसर प्रसेर। वैद्य प्रेसर आयुर्वेदिक में वैज्ञानिक अनुसंधान और नवाचार के क्षेत्र में अग्रणी है। उन्हें आयुर्वेद के आधुनिक विज्ञान के साथ समन्वय स्थापित करने के लिए कई योजनाओं का नेतृत्व किया है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। इन तीनों को यह राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेदिक पुरस्कार दिया गया है। फिजियोलॉजी या मेडिसिन में वर्ष 2025 का नोबेल पुरस्कार किन वैज्ञानिकों को प्रदान किया गया? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मेरी ई ब्रूनो को, फ्रेड रामडेल और सिमोना साकागुची को संयुक्त रूप से मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। और इसे याद रखने की ट्रिक है, मैरी फ्रेंड सिमोन ने मेडिसिन ली प्रतिरक्षा के लिए। मैरी से बन जाएगा मैरी ई ब्रूनो को, फ्रेड से बन जाएगा फ्रेंस रामसडेल और सिमोन से बन जाएगा सिमोना साकागुची। और ने मेडिसिन यानी कि मेडिसिन के लिए दी गया और ली प्रतिरक्षा के लिए, और प्रतिरक्षा से बन जाएगा प्रतिरक्षा प्रीदिया प्रतिरक्षा सुनुता, जिसके लिए इन्हें यह सम्मान दिया गया प्रीफेरियल इम्यून टॉलरेंस के लिए। तो इसे याद रखने की ट्रिक है, मेरी फ्रेंड सिमोन ने मेडिसिन ली प्रतिरक्षा के लिए, यानी कि ये तो तीनों वैज्ञानिकों के नाम है और मेडिसिन के क्षेत्र में दिया गया। उप प्रतिरक्षा यानी कि इन्हें प्रीदिया प्रतिरक्षा सहिष्णुता की खोज के लिए सम्मानित किया गया। यह इसे याद रखने की ट्रिक है। तो ये देख सकते हैं आप, मैरी ब्रूनो को, फ्रेड रामसडेल और सिमोना साकागुची। 2025 का भौतिक फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार किस वैज्ञानिक को प्रदान किया गया? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जॉन क्लर्क, मिशेल डेवरी और जॉन मार्टिस को संयुक्त रूप से भौतिक का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। इसे याद रखने की टिक है, 2 जॉन 1 मिशेल क्वांटम फिजिक्स में कर दिया खेल। 2 जॉन से बन जाएगा जॉन क्लर्क, एक जॉन क्लर्क और दूसरा जॉन मार्टिन्स, और एक मिशेल से बनेगा मिशेल डेवरी, यानी कि 2 जोन्स, एक जोन्स तो हो गया क्लार्क और एक जोन्स हो गया मार्टिन्स, और मिशेल डेवरी से बन जाएगा मिशेल डेवरी। और इन्हें फिजिक्स के क्षेत्र में दिया गया है और किस में, क्वांटम कंप्यूटिंग के क्षेत्र में बेहतरीन काम किया है। ये दे सकते हैं जॉन क्लर्क, माइकल डोवेरेट और जॉन मार्टिन्स। 2025 का भौतिक नोबेल पुरस्कार क्वांटम कंप्यूटिंग में अग्रणी योगदान के लिए दिया गया है और यह जॉन क्लर्क, मिशेल डेवरी और जॉन मार्टिन्स को दिया गया है। तो ये याद रखने टिक रहा है, 2 जोन्स 1 मिशेल, क्वांटम फिजिक्स में कर दिया खेल। क्वांटम से बनेगा क्वांटम कंप्यूटिंग। 2025 का रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सुसुम किताबगावा, रिचर्ड रॉबसन और उमर यांगी। इसे याद करने की ट्रिक क्या है, सुसुम ने रिचर्ड्स की उम्र देखकर रची केमिस्ट्री और दिया MOF का तोहफा। तो सुसुम से बन जाएगा सुसुम किताबगावा, रिचर्ड्स से बन जाएगा रिचर्ड्स रॉबसन और उमर से बन जाएगा उमर यांगी। और केमिस्ट्री रची केमिस्ट्री से बन जाएगा, इन्हें केमिस्ट्री के क्षेत्र में यानी कि रसायन के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया गया। और MOF का तोहफा से बनेगा, MOF के लिए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। सुसुम किताबगावा जापान के हैं, रिचर्ड रॉबसन ऑस्ट्रेलिया के हैं और उमर एम यांगी अमेरिका जॉर्डन को मिला है। और इन तीनों ने मिलकर धातु कार्बनिक ढांचे यानी कि मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क MOF पर काम के लिए दिया गया है। ये देख सकते हैं आप,
सुसुम किताबगावा, रिचर्ड रॉबसन और उमर यांगी को धातु कार्बनिक फ्रेमवर्क MOF के विकास के लिए रसायन विज्ञान में 2025 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। यह पदार्थ विज्ञान एवं पर्यावरणीय नवाचारों के एक बड़ी सफलता है। तो यह ट्रिक याद रखना, सुसुम ने रिचर्ड्स की उम्र देखकर रची केमिस्ट्री दिया MOF का तोहफा। सुसुम, रिचर्ड्स और उमर से तीनों वैज्ञानिकों के नाम है और केमिस्ट्री से केमिस्ट्री के लिए दिया गया और MOF से मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क के क्षेत्र में यह दिया गया है। 2025 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किस लेखक को उनकी दूरदर्शी रचनाओं के लिए प्रदान किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लास्जेलो क्रोसनोहोरकाई। लास्जेलो क्रोसनोहोरकाई को साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। और ये दे सकते हैं ये हंगरी के हैं। हंगरी के प्रसिद्ध लेखक लास्जेलो क्रोसनोहोरकाई को साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। इनका जो देश है वह आज जरूर याद रखना हंगरी है, यह हंगरी के हैं। और इनकी प्रमुख कृतियां हैं शैतान टैंगो, शैतान का नृत्य, शैतानी नृत्य, और दी मेलंकोलॉजी ऑफ रेसिस्टेंस, प्रतिरोध की उदासी या विरोध का विषाद शामिल है, जिन्हें मानव अस्तित्व, अराजकता और निराशा के बीच कला की अमर शक्तियों को पुनः स्थापित करने वाली रचनाएं माना जाता है। यानी कि इन रचनाओं के लिए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है, साहित्य का नोबेल पुरस्कार। और यह हंगरी के रहने वाले हैं और इनका नाम लास्जेलो क्रोसनोहोरकाई है। वर्ष 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार किस प्रदान किया गया है? तो शांति के लिए पुरस्कार दिया गया मारिया कोरिना मचांडो को। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ये है मारिया कोरिना मचांडो और यह वेनेजुएला की रहने वाली है और इन्हें लोकतंत्र समर्थन नेता माना जाता है। मारिया कोरिना मचांडो को दिया गया है 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार वेनेजुएला की लोकतंत्र समर्थक नेता मारिया कोरिना मचांडो को दिया गया। उन्होंने अपने देश में लोकतंत्र की पुनर्स्थापना, स्वतंत्र चुनाव और अहिंसक आंदोलन के लिए संघर्ष किया है। तो ये देख सकते हैं मारिया कोरिना मचांडो जिन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है और यह वेनेजुएला की रहने वाली है। 2025 का अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक साइंस का नोबेल पुरस्कार किन तीन अर्थशास्त्रियों को संयुक्त रूप से प्रदान किया गया है? तो आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जोएल मोकिर, फिलिप अगेन और पीटर हाविट को संयुक्त रूप से अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। जोएल मोकिर ने आर्थिक इतिहास और औद्योगिक क्रांति पर शोध किया है जिसके लिए इन्हें पुरस्कार मिला है। और फिलिप अगेन ने नवाचार और प्रतिस्पर्धा के माध्यम से आर्थिक विकास का अध्ययन किया है जिसके लिए इन्हें पुरस्कार दिया गया है। और पीटर हाविट को अगेन के साथ मिलकर सुम्पिटेरियन ग्रोथ थ्योरी विकसित की है जिसमें बताया गया है कि नए नवाचार पुराने उद्योगों को बदलते हैं के लिए इन्हें दिया गया है। यानी कि जोएल मोकिर, फिलिप अगेन और पीटर हाविट को संयुक्त रूप से यह पुरस्कार दिया गया है। आर्थिक पुरस्कार का क्या कारण है? आर्थिक विकास, इकोनॉमिक ग्रोथ और नवाचार पर उनके शोध के लिए यह तीनों को अर्थशास्त्र का पुरस्कार दिया गया है। सभी पुरस्कारों को एक फिर डिटेल से देख लेते हैं एक साथ। फिजियोलॉजी यानी मेडिसिन के क्षेत्र में यह 6 अक्टूबर को दिया गया था और यह मैरी ई ब्रूनो को, फ्रेड रामहिडेल और सिमोना साकागुची को संयुक्त रूप से दिया गया है। भौतिक के नोबेल पुरस्कार जो 7 अक्टूबर को दिया गया था और यह रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंस द्वारा दिया जाता है और यह स्टॉकहोम में है। तो यह भौतिक का नोबेल पुरस्कार जॉन क्लर्क, मिशेल डेवरी, मिशेल एम डेवरोइट और जॉन एम मार्टिन्स को संयुक्त रूप से दिया गया है। और रसायन का पुरस्कार केमिस्ट्री के लिए सुसुम किताबगावा, रिचर्ड रॉबसन और उमर एम यांगी को दिया गया है जो 8 अक्टूबर को दिया गया था। और साहित्य का पुरस्कार लिटरेचर के लिए लास्जेलो क्रोसनोहोरकाई को दिया गया था और यह भी स्वीडिश अकेडमी द्वारा दिया गया है और यह 9 अक्टूबर को प्रदान किया गया था। शांति का पुरस्कार 10 अक्टूबर को मारिया कोरिना मचांडो को दिया गया था और यह शांति पुरस्कार नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी जो कि नॉर्वे में स्थित है, जो ओस्लो में है, उसके द्वारा दिया जाता है। बाकी सभी पुरस्कार रॉयल स्वीडिश अकेडमी द्वारा दिया जाते हैं लेकिन शांति का पुरस्कार नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी द्वारा दिया जाता है जो कि ओस्लो में स्थित है। अर्थशास्त्र का
अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 13 अक्टूबर को दिया गया रॉयल स्वीडिश अकेडमी के द्वारा, और यह जोएल मोकेर, फिलिप अगेन और पीटर हार्विट को दिया गया है। तो ये टेबल याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 में भारत के किस खिलाड़ी ने पुरुषों की ऊंची कूद T47 वर्ग में स्वर्ण पदक जीतकर नया एशियाई रिकॉर्ड बनाया है? तो आंसर है ऑप्शन नंबर बी, निषाद कुमार। नई दिल्ली में आयोजित विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप में निषाद कुमार ने पुरुषों की ऊंची कूद में T47 वर्ग में 2.14 मीटर की छलांग लगाकर नया एशियाई रिकॉर्ड बनाया और स्वर्ण पदक जीता है। विशेष बात यह रही कि यह उपलब्धि उन्होंने अपने जन्मदिन पर हासिल की, यानी कि इस दिन इनका जन्मदिन भी था। 2025 की विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप में महिला क्लब थ्रो F51 वर्ग में रजत पदक किसने जीता है? तो आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एकता बिहान। एकता बिहान ने महिला क्लब थ्रो F51 वर्ग में शानदार प्रदर्शन करते हुए रजत पदक जीता है और भारत की पदक संख्या में योगदान दिया है। विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 में पुरुषों की ऊंची कूद में T64 वर्ग में कांस्य पदक किसने जीता है? तो आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रवीण कुमार। प्रवीण कुमार ने पुरुषों की ऊंची कूद में T64 वर्ग में कांस्य पदक जीता है। वहीं सोमेन राणा ने शॉटपुट में F57 वर्ग में रजत पदक हासिल किया है। तो आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रवीण कुमार। 68वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन CPC 2025 का आयोजित किया गया? तो आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बारबाडोसा। 68वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस CPC 5 से 12 अक्टूबर 2025 तक बारबाडोसा में आयोजित किया गया। भारत की ओर से इसमें लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के नेतृत्व में एक संसदीय प्रतिनिधित्व मंडल भाग ले रहा है। तो कहां पर आयोजित किया गया? बारबाडोसा में। बारबाडोसा जो है वह कैरिबियन सागर और अटलांटिक महासागर के बीच स्थित है और इसकी राजधानी ब्रिज टाउन है और इस यहाँ की जो मुद्रा है वह बारबाडोसा डॉलर है। महाद्वीप कौन सा है? उत्तरी अमेरिका, जो कि कैरिबियन क्षेत्र में स्थित है। देश का प्रकार क्या है? यह द्वीपीय राष्ट्र है, एक आइसलैंड कंट्री है। द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास कोकण 2025 किस किस देशों की नौसेनाओं के बीच आयोजित किया गया? तो आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारत, ब्रिटेन, नॉर्वे और जापान। मुख्य अभ्यास भारतीय नौसेना और ब्रिटिश रॉयल नेवी के बीच होता है। इसके अलावा नॉर्वे और जापान की नौसेनाएं भी इसमें भाग ले रही हैं। यह अभ्यास 5 अक्टूबर से 2025 को भारत के पश्चिमी तट पर शुरू हुआ और 12 अक्टूबर तक 2 चरणों बंदरगाह और समुद्री में आयोजित किया गया, यानी कि 2 चरणों में हुआ, एक बंदरगाह चरण और दूसरा समुद्री चरण। व्योममित्र भारत का पहला अर्धमानव रोबोट है जिसे किस मिशन के लिए विकसित किया गया है? तो आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गगनयान मिशन। व्योममित्र भारत का पहला अर्धमानव रोबोट है जिसे गगनयान मिशन के लिए डिजाइन किया गया है। इसका उद्देश्य 2027 में भारत की पहली मानव अंतरिक्ष उड़ान से पहले मानव रहित परीक्षण उड़ानों का समर्थन करना है। व्योममित्र बात कर सकता है, आवाज पहचान सकता है, नियंत्रण पैनल संचालित कर सकता है और अंतरिक्ष यान प्रणालियों की निगरानी कर सकता है। यह रोबोट AI सेंसर और हाव भाव पहचानने से लैस है और अंतरिक्ष में मानव उपस्थिति का अनुकरण करता है। भारतीय तटरक्षक बल ने चेन्नई तट पर हाल ही में नाटो पोलरैक्स एक्स अभ्यास क्यों आयोजित किया? तो आंसर है ऑप्शन नंबर बी, समुद्री तेल रिसाव और तैयारी और अंतर एजेंसिया सहयोग बढ़ाने के लिए। नाटो पोलरैक्स एक्स 10वां राष्ट्रीय स्तर प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास है जिसे भारतीय तटरक्षक बल ने चेन्नई तट पर आयोजित किया। इसका मुख्य उद्देश्य समुद्री तेल रिसाव की तैयारी और विभिन्न एजेंसियों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना है। यह अभ्यास 27वीं राष्ट्रीय तेल रिसाव आपदा आकस्मिकता योजना के तहत आयोजित किया गया। इसमें केंद्रीय मंत्रालय, राज्य सरकार, बंदरगाह और तेल एजेंसियां और 32 देशों के 40 से अधिक विदेशी पर्यवेक्षण भाग ले रहे हैं। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा मेरा भारत NSS पुरस्कार 2022-23 कुल कितने व्यक्तियों इकाइयों को प्रदान किए गए? तो आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 52। इस वर्ष 52 पुरस्कार प्रदान किए गए।
यह राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में मुख्य अतिथि थी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा प्रदान किए गए। एनएसएस में 10 उत्कृष्ट सेवा कार्यरत करने वाली एनएसएस इकाइयों को दिया गया, यानी कि 10 उत्कृष्ट सेवाएं करने वाली जो एनएसएस इकाइयां थी उन्हें को यह एनएसएस इकाई में दिया गया। कार्यकारी अधिकारी 10 कार्य अधिकारियों को दिया गया एनएस यूनिट के प्रभावी नेतृत्व के लिए। और स्वयंसेवक जो कि वॉलंटरी है उन्हें 30 व्यक्ति हैं जिन्हें सामाजिक सेवा, पर्यावरण, स्वास्थ्य, स्वच्छता आदि में उत्कृष्ट योगदान देने वाले छात्रों को सम्मानित किया गया। तो आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 52 पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। भारत की पहली सरकारी संपीड़ित बायोगैस सीबीजी और पोटास ग्रेनुअल परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कोपरगांव। केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारी मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र के कोपरगांव स्थित शंकरराव सहकारी चीनी मिल कारखाने में इस परियोजना का शुभारंभ किया। फिलीपीन ने दक्षिण पूर्व एशिया में किस क्षेत्र में पहला क्रायो बैंक लॉन्च किया? तो आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कोरल प्रवाल। कोरल प्रवाल को बचाने के लिए फिलीपीन ने दक्षिण पूर्वी एशिया में पहला क्रायो बैंक लॉन्च किया है। फिलीपींस ने कोरल ट्रायंगल में प्रवाल आनुवंशिक विविधता की सुरक्षा के लिए दक्षिण पूर्वी एशिया का पहला प्रवाल क्रायो बैंक लॉन्च किया है। फिलीपींस ने 196 डिग्री सेल्सियस में कोरल लार्वा जमा कर इंडोनेशिया, ताइवान, मलेशिया और थाईलैंड के साथ प्रवाल बचाने का पहला क्रायो बैंक बनाया है। डीआरडीओ ने अक्टूबर 2025 में कौन सी नई सैन्य संचार प्रणाली लॉन्च किया है? तो आंसर है ऑप्शन नंबर बी, IRSA 1.0। डीआरडीओ ने अक्टूबर 2025 को इंडियन रेडियो सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर IRSA 1.0 लॉन्च किया है। IRSA 1.0 का उद्देश्य विभिन्न सैन्य बलों के सॉफ्टवेयर डिफेंस रेडियो SDR के बीच बेहतर तालमेल और एकीकृत संचार सुनिश्चित करना है। मणिपुर में मनाया जाने वाला मेरा होंगजोंगसा उत्सव किस भावना का प्रतीक है? तो आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पहाड़ी घाटी एकता। मेरा होंगो चोंगबा महोत्सव मणिपुर में पहाड़ी और घाटी समुदायों के बीच एकता और भाईचारा का प्रतीक त्योहार है। इस दिन दोनों क्षेत्रों के साथ लोग मिलकर संस्कृत, नृत्य, भोज और परंपरागत अनुष्ठानों में भाग लेते हैं। तो यह कहाँ आयोजित किया जाता है? मणिपुर में। उसका नाम है मेरा होंगचोंगबा महोत्सव। भारत AI इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन 2026 कब और कहां आयोजित किया होगा? तो आंसर है ऑप्शन नंबर 19-20 फरवरी 2026 को भारत मंडप नई दिल्ली में यह आयोजित किया गया भारत AI इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन। और यह शिखर सम्मेलन इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जा रहा है। भारतीय AI इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन 2026 का लोगो अजीत P सुरेश डिजाइन किया है। तो इसका लोगो जो है किसने डिजाइन किया? अजीत P सुरेश द्वारा डिजाइन किया गया भारत AI इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन। और इसका आयोजन 19-20 फरवरी को किया गया भारत मंडप नई दिल्ली में। विकसित भारत विर्थलोन 2025 के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को विकसित भारत विर्थलोन 2025 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला जो कि अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS पर पहुंचने वाले पहले भारतीय हैं, उन्हें विकसित भारत विर्थलोन 2025 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। इसका उद्देश्य देश के छात्रों को नवाचार, आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की ओर प्रेरित करना है। विकसित भारत विर्थलोन 2025 का आयोजन शिक्षा मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। भारतीय शांति सैनिकों को किस देश के विवादित क्षेत्र में उनकी सेवा के लिए UNISFA द्वारा सम्मानित किया गया? तो आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अबेई क्षेत्र। अबेई क्षेत्र सूडान और दक्षिण सूडान के बीच विवादित क्षेत्र है। वहां UNISFA यूनाइटेड नेशन इंटरिम सिक्योरिटी फोर्स फॉर अबेई कार्यरत है। भारतीय शांति सैनिकों को वहां उनकी समर्पित सेवा के लिए सम्मानित किया गया। भारत संयुक्त राष्ट्र शांति मिशनों में सबसे बड़ा योगदानकर्ता देश है। भारत के 5000 से अधिक सैनिक विश्व भर में तैनात है। लगभग 180
भारतीय शांति सैनिकों ने संयुक्त राष्ट्र मिशनों के दौरान शांति की रक्षा करते हुए अपने जीवन का बलिदान भी दिया है। ब्लैकस्टोन ने भारत में निजी ऋण उत्पत्ति कार्यों का नेतृत्व करने के लिए किसे प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अपूर्व शाह। ब्लैकस्टोन ने अनुभवी वित्त विशेषज्ञ अपूर्व शाह को भारत में निजी ऋण उत्पत्ति प्राइवेट क्रेडिट ऑर्गेनाइजेशन कार्य का नेतृत्व करने के लिए प्रबंध निदेशक यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया है। अक्टूबर 2025 को ब्लैकस्टोन ने भारत में अपना इंडिया क्रेडिट प्लेटफॉर्म शुरू किया है। इसका मतलब है कि अब ब्लैकस्टोन भारत में कंपनियों को निजी ऋण प्राइवेट क्रेडिट देगा, यानी कि जो कंपनियां हैं वह ब्लैकस्टोन से ऋण ले सकती हैं किसी भी कार्य को करने के लिए। हाल ही में तुर्की में खोजा गया 12,000 साल पुराना मानव चेहरा वाला टी आकार का स्तंभ किस स्थान पर मिला है? तो आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कारहम तेपे में 12,000 साल पुराना मानव चेहरे वाला टी आकार का स्तंभ प्राप्त हुआ है। पुरातत्वविद ने तुर्की के कारहम नामक स्थान पर एक टी आकार का स्तंभ टी शेप पिलर खोजा है जिस पर मानव चेहरे की आकृति उकेरी गई है। यह स्तंभ लगभग 12,000 साल पुराना माना जा रहा है और यह खोज नवपाषाण काल के लोगों के प्रतीकवाद और स्व प्रतिनिधित्व को दर्शाती है। भारत का पहला इलेक्ट्रिक ट्रक बैटरी स्वैपिंग और चार्जिंग स्टेशन हाल ही में कहाँ उद्घाटित किया गया? तो आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सोनीपत। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने हरियाणा के सोनीपत में भारत का पहला इलेक्ट्रिक ट्रक बैटरी स्वैपिंग और चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किया है। यह पहल स्वच्छ लॉजिस्टिक और प्रदूषण मुक्त परिवहन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ज्ञान यज्ञ मंडप नामक डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना कौन सा राज्य करने जा रहा है? तो आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा। उड़ीसा सरकार पुरी में ज्ञाना यज्ञ मंडप नाम एक डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित करने जा रही है। भारत की पहली मिसेज यूनिवर्स 2025 का खिताब किसने जीता है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शेरी सिंह। ये देख सकते हैं आप, शेरी सिंह ने किया कमाल, पहली बार भारत को दिलाया मिस यूनिवर्स का खिताब। शेरी सिंह ने फिलीपींस के मनीला में आयोजित ग्रैंड फिनाले में भारत के लिए पहला मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब जीता है। उन्होंने 120 देशों के प्रतिनिधियों को पछाड़ते हुए यह मुकुट हासिल किया है। वह इससे पहले मिस्टर इंडिया 2025 का खिताब भी जीत चुके हैं। तो इनका नाम है शेरी सिंह और इन फिलीपीन मनीला में आयोजित ग्रैंड फिनाले में भारत के लिए मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब जीता है और यह पहली बार भारत को दिलाने वाली महिला बनी है। टाइम हायर एजुकेशन द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में भारत की शीर्ष विद्यालय कौन सा है और किस रैंकिंग बैंड में है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस IISc जो है विश्वविद्यालयों में है और इसकी रैंकिंग बैंड है 201 से 250 के बीच की रैंकिंग है, यानी कि यह 200 शीर्ष 200 में शामिल नहीं है, 201 से 250 के बीच में है। भारतीय संस्थानों में IISc शीर्ष पर है और यह 201-250 रैंकिंग बैंड में शामिल है। द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में भारत का कोई भी विश्वविद्यालय टॉप 200 में शामिल नहीं है, यानी कि कोई भी विश्वविद्यालय ऐसा नहीं है जो टॉप 200 में शामिल हुआ हो। सिर्फ IISc है, वह भी 200 से बाद की रैंकिंग में है, 201 से 250 के बीच में। भारतीय सेना ने हाल ही में किस इंडिजिनस सिस्टम को लॉन्च किया है जो ड्रोन का मुकाबला करने में सक्षम है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सक्षम काउंटर USA ग्रिड। भारतीय सेना ने सक्षम नामक स्वदेशी काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम UAS ग्रिड लॉन्च किया है। ये देख सकते हैं आप, यह है सक्षम। इसे भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड BEL के सहयोग से विकसित किया गया है। सक्षम का उद्देश्य दुश्मन के ड्रोन को वास्तविक समय पहचानना, ट्रैक करना और निष्क्रिय करना है। यह सिस्टम आर्मी डाटा नेटवर्क पर काम करता है और 3000 किलोमीटर तक के युद्ध क्षेत्र के हवाई क्षेत्र का नियंत्रण सुनिश्चित करता है।
भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित चिड़ियाघर निम्न में से किस राज्य में बनाया जाएगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कर्नाटक। भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित चिड़ियाघर कर्नाटक राज्य के बेंगलुरु शहर में स्थापित बन्नरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क में स्थापित किया जाएगा। तो ये दे सकते हैं, ये है बन्नरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क, जहां पर भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित चिड़ियाघर स्थापित किया गया है। हाल ही में कौन सा देश मां से बच्चे के में संक्रमण MTCT के माध्यम से HIV, हेपेटाइटिस बी, सिफिलिस को समाप्त करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मालदीव। ये देख सकते हैं, मालदीव फर्स्ट नेशन टू एलिमिनेट मदर्स टू चाइल्ड ट्रांसमिशन ऑफ HIV, हेपेटाइटिस बी एंड सिफिलिस। हाल ही में देश का पहला रोबोटिक किडनी प्रत्यारोपण रोबोटिक किडनी ट्रांसप्लांट किस स्थान में किया गया? तो आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एम्स नई दिल्ली। एम्स नई दिल्ली ने हाल ही में भारत का पहला रोबोटिक किडनी प्रत्यारोपण रोबोटिक किडनी ट्रांसप्लांट सफलतापूर्वक किया है। यह उपलब्धि अंग प्रत्यारोपण ऑर्गन ट्रांसप्लांट के क्षेत्र में महत्वपूर्ण तकनीकी प्रगति है, जिसमें रोबोटिक सर्जरी सिस्टम का प्रयोग किया गया है। यह तकनीकी सर्जरी अधिक सटीक है क्योंकि यह कम दर्दनाक है और तेज रिकवरी करने वाली है। निम्न में से कौन सा बंदरगाह ग्रीन हाइड्रोजन हब के रूप में शामिल नहीं है? तो आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कोच्चि पोर्ट। कोच्चि पोर्ट है वह ग्रीन हाइड्रोजन हब के रूप में शामिल नहीं है। बाकी तीनों, दीनदयाल पोर्ट गुजरात में है, BO चिदम्बरनार पोर्ट जो तमिलनाडु में है, और पारदीप जो पोर्ट उड़ीसा में है, तीनों ग्रीन हाइड्रोजन हब के रूप में विकसित हैं। MNRE ने 3 प्रमुख बंदरगाहों को औपचारिक रूप से ग्रीन हाइड्रोजन हब के रूप में मान्यता दी है। इन तीनों मान्यता प्राप्त बंदरगाह हैं दीनदयाल पोर्ट गुजरात, BO चिदम्बरनाथ पोर्ट तमिलनाडु और पारदीप उड़ीसा। ये तीनों हैं, और लेकिन कोच्चि और पोर्ट इसमें शामिल नहीं है, इसलिए राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। हाल ही में डॉक्टर P विजय आनंद रेड्डी की पुस्तक मैंने कैंसर को जीत लिया का विमोचन किसने किया? तो आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी द्वारा इस पुस्तक का विमोचन किया गया, और इस पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर P विजय आनंद रेड्डी। मैंने कैंसर को जीत लिया पुस्तक के लेखक डॉक्टर P विजय आनंद रेड्डी है, और इनका विमोचन केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने किया है। तो आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी। हाल ही में कौन सा देश IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर में शामिल हुआ है, जिससे वैश्विक प्रतिरक्षण प्रयासों को बल मिला है? तो आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अर्मेनिया। अर्मेनिया ने IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर में शामिल होकर वैश्विक प्रतिरक्षण प्रयासों को मजबूत किया है। IUCN दुनिया का सबसे बड़ी पर्यावरण और प्रतिरक्षण संस्था है, जो जैव विविधता और सुरक्षा और सतत विकास को बढ़ावा देती है। 70वें फिल्म फेयर अवार्ड 2025 में बेस्ट महिला एक्ट्रेस का पुरस्कार किसे मिला है? तो आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आलिया भट्ट। आलिया भट्ट को उनकी फिल्म जिगरा के लिए बेस्ट फिल्म महिला एक्ट्रेस का पुरस्कार मिला है। यहाँ 70वें फिल्म फेयर अवार्ड 2025 के प्रमुख विजेताओं की सूची इस प्रकार है। मुख्य पुरस्कार बेस्ट फिल्म के लिए लापता लेडी को 13 अवार्ड के लिए मिला है, यानी कि बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? लापता लेडी को, और इन्हें 13 अवार्ड के साथ यह मिला है। बेस्ट निर्देशक किरण राव, इन्हें भी लापता लेडी के लिए मिला है। बेस्ट एक्टर पुरुषों में यह 2 व्यक्ति को दिया गया, अभिषेक बच्चन को उनकी पिक्चर आई वांट टू टॉक के लिए, और कार्तिक आर्यन को चंदू चैंपियन के लिए दिया गया। बेस्ट एक्ट्रेस महिला में आलिया भट्ट को उनकी फिल्म जिगरा के लिए दिया गया, और सहायक अभिनय पुरस्कार भी दिए गए हैं। बेस्ट सहायक अभिनय पुरुषों में रवि किशन को लापता लेडी के लिए दिया गया, और बेस्ट सहायक अभिनेत्री महिलाओं में छाया कदम को लापता लेडी के लिए दिया गया। तो यानी कि हाल ही में जो 70वें फिल्म फेयर अवार्ड हुए थे उनमें बेस्ट फिल्म लापता लेडी है, और बेस्ट निर्देशक किरण राव है, और यह लापता लेडी के लिए मिले हैं। और बेस्ट एक्टर में 2 पुरुषों को दिए गए हैं, एक अभिषेक बच्चन को
उनकी फिल्म आई वॉन्ट टू टॉक के लिए, और कार्तिक आर्यन को चंदू चैंपियन के लिए। और बेस्ट बेस्ट महिला जो है आलिया भट्ट है, उनकी फिल्म जिगरा के लिए उन्हें बेस्ट एक्टर चुना गया है। और जो सहायक अभिनय पुरस्कार है वह बेस्ट सहायक अभिनेत्री अभिनेता है राम रवि किशन जो कि लापता लेडी के लिए, और बेस्ट सहायक अभिनेत्री है छाया कदम, उन्हें भी लापता लेडी के लिए चुना गया है। हाल ही में सेशेल्स में हुए राष्ट्रपति चुनाव 2025 में किसने जीत हासिल की है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पैट्रिक हार्मिन। वर्ष 2025 के सेशेल्स राष्ट्रपति चुनाव में विपक्षी नेता पैट्रिक हार्मिन ने जीत हासिल किया है। उन्होंने वर्तमान राष्ट्रपति वेवेल रामकलनावन को हराया है। पैट्रिक हार्मिन यूनाइटेड नेशनल पार्टी यूनाइटेड सेशेल्स पार्टी से हैं। मुख्य तथ्य देख लेते हैं। देश सेशेल्स देश की राजधानी है विक्टोरिया, और यहाँ पर मुद्रा चलती है सेशेल्स रुपया, और यह एक अफ्रीकी देश है। और यहाँ के राष्ट्रपति बने हैं पैट्रिक हार्मिन। हाल ही में महाराष्ट्र के कितने समुद्री तटों को अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्रदान किया गया? तो आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 5। हाल ही में महाराष्ट्र के 5 समुद्री तटों को अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला है। यह प्रमाणन फाउंडेशन फॉर इन्वायरमेंट एजुकेशन FEE डेनमार्क द्वारा दिया जाता है। हाल ही में किस ऑस्कर विजेता अभिनेत्री का 79 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? तो आंसर है ऑप्शन नंबर 2, डायने कीटन। ऑस्कर विजेता प्रसिद्ध हॉलीवुड अभिनेत्री डायने कीटन का हाल ही में 79 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। उन्होंने 1970 की फिल्म एनी हॉल में अपने शानदार अभिनय के लिए अकेडमिक अवार्ड यानी कि ऑस्कर पुरस्कार जीता है, और यह अमेरिका की रहने वाली थी डायने कीटन। उनका 79 के वर्ष में निधन हो गया है। भारत में पहला सेमीकंडक्टर इनोवेशन संग्रहालय कहाँ उद्घाटित किया गया? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हैदराबाद। हाल ही में भारत का पहला सेमीकंडक्टर इनोवेशन संग्रहालय हैदराबाद में स्थापित किया गया है। हाल ही में केटन आर मिलर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया और उनका नाम क्या है? तो आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सोनाली घोष। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की निर्देशक डॉक्टर सोनाली घोष को कैटर और मिलर अवार्ड से सम्मानित किया गया है, और यह काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की निर्देशक है। अक्टूबर 2025 में ग्लोबल फाइनेंस की रिपोर्ट के अनुसार एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक कौन सा बैंक घोषित किया गया है? तो आंसर है ऑप्शन नंबर बी, DBS बैंक सिंगापुर। DBS बैंक सिंगापुर को एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक घोषित किया गया है। DBS बैंक 2009 से लगातार 17वीं बार एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक होने का स्थान प्राप्त किया है। वर्ल्ड 50 से फर्स्ट कॉमर्शियल बैंक में इसे दुनिया का दूसरा सबसे सुरक्षित व्यावसायिक बैंक भी घोषित किया है, यानी कि वर्ल्ड में तो यह दूसरे स्थान पर है और एशिया में यह पहले स्थान पर है। अक्टूबर 2025 में IMF के प्रथम उप प्रबंध निदेशक फर्स्ट डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गीता गोपीनाथ। सॉरी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, डेन कैटेज। सितंबर 2025 में IMF की प्रबंध निदेशक क्रिस्टालिना जॉर्जिवा ने डैन कैटेज को प्रथम उप प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्ति का प्रस्ताव रखा है, और अक्टूबर 2025 में IMF की कार्यकारी समिति ने इसे मंजूरी दी है, यानी कि IMF के प्रथम फर्स्ट डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में डैन कैटेज को नियुक्त किया गया है, और वह गीता गोपीनाथ का स्थान लेगी, यानी कि अभी इस पद पर गीता गोपीनाथ है, और इनके बाद अब डैन कैटेज को यह नियुक्ति प्रदान की गई है। हाल ही में सोनाली सेनगुप्ता को किस संस्था के कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है? तो आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक ने 9 अक्टूबर से सोनाली सेनगुप्ता को कार्यकारी निदेशक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया है। 30 से अधिक वर्षों की सेवा के साथ उनकी यह पदोन्नति भारत की केंद्रीय बैंकिंग संरचना में एक महत्वपूर्ण नेतृत्व परिवर्तन का प्रतीक है। ये देख सकते हैं, ये है सोनाली सेनगुप्ता, जिन्हें अभी RBI ने अपॉइंट किया है।
आरबीआई से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई अधिनियम 1934 के तहत की गई थी। यह भारत के केंद्रीय मौद्रिकरण प्राधिकरण के रूप में कार्य करती है, यानी कि केंद्रीय मौद्रिक प्राधिकरण के रूप में आरबीआई जो है काम करती है, और 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना की गई थी। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी 85वां, 85वां स्थान मिला है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत को। इसमें फर्स्ट स्थान सिंगापुर को मिला है, जिसमें 193 देशों में बिना वीजा के यात्रा की जा सकती है, और दूसरे नंबर पर दक्षिण कोरिया जिसके 190 देशों में बिना वीजे के यात्रा कर सकते हैं, और तीसरे नंबर पर जापान है। भारत का इसमें 85वां स्थान है। 30वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप आज माता जीजाबाई ट्रॉफी 2025 का खिताब किस राज्य ने जीता है? तो 4 ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, मणिपुर। ये दे सकते हैं, मणिपुर के द्वारा 30वीं सीनियर राष्ट्रीय महिला फुटबॉल चैंपियनशिप राजमाता जीजाबाई ट्रॉफी जीत ली गई है। मणिपुर ने फाइनल में पश्चिम बंगाल को 1-0 से हराकर 30वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप जीती है। इस जीत के साथ उन्होंने अपना खिताब सफलतापूर्ण बचाया, और यह उनका 23वां खिताब जीता है, यानी कि उन्होंने 23वीं बार यह ट्रॉफी जीती है। 16 अक्टूबर को मनाए गए विश्व खाद्य दिवस वर्ल्ड फूड डे 2025 की थीम क्या है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सस्टेनेबल फूड सिस्टम फॉर ए हेल्थी प्लेनेट। 2025 का विषय है स्वस्थ ग्रह के लिए सतत खाद्य प्रणाली, सस्टेनेबल फूड सिस्टम फॉर ए हेल्थी प्लेनेट। अक्टूबर के विषय के दिवस की सूची देख लेते हैं। 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती और अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस। 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस। 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस। 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस और जयप्रकाश नारायण जयंती मनाई जाती है। 15 अक्टूबर को विश्व विद्यार्थी दिवस और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जयंती मनाई जाती है। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है, और इसकी इस बार थीम है सस्टेनेबल फूड सिस्टम फॉर हेल्थ प्लेनेट। और 17 अक्टूबर को गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है, और 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती और राष्ट्रीय एकता दिवस मनाए जाते हैं। भारत की प्राचीनतम शिपबिल्ड संस्थाओं में से एक, जिसे हाल ही में मिनी रत्न का दर्जा प्रदान किया गया, वह कौन सी है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, HSL हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड। ये दे सकते हैं आप, हेल द मिनी रत्न राइडिंग द वेव ऑफ ग्रोथ, यानी कि HSL को हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को मिनी रत्न का दर्जा प्रदान किया गया है। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ FICCI ने 2025-26 के लिए अध्यक्ष निर्वाचित प्रेसिडेंट इलेक्ट के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मिस्टर अनंत गोयनका। प्रेसिडेंट इलेक्ट FICCI, यानी FICCI के जो प्रेसिडेंट इलेक्ट के रूप में अनंत गोयनका को नियुक्त किया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ FICCI, फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने आरपीजी समूह के उपाध्यक्ष अनंत गोयनका को वर्ष 2025-26 के लिए अध्यक्ष निर्वाचित प्रेसिडेंट इलेक्ट नियुक्त किया है, और यह किसके आरपीजी के उपाध्यक्ष भी हैं अनंत गोयनका। हाल ही में 92 वर्ष की आयु में निधन होने वाले कांचा सिरप्पा किस ऐतिहासिक अभियान से जुड़े हैं? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1993 का पहला एवरेस्ट अभियान। कांचा सिरप्पा 1993 के ऐतिहासिक माउंटेन एवरेस्ट अभियान के अंतिम जीवित सदस्य थे। उनका 92 वर्ष की आयु में काठमांडू नेपाल में निधन हो गया है। वे सर एडमंड हिलेरी जो कि न्यूजीलैंड के है, और तेंजिंग नोर्गे जो कि भारत और नेपाल द्वारा नेतृत्व किए गए अभियान का हिस्सा थे। जो यानी कि जो कांचा सिरप्पा थे, उन्होंने एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे के साथ जो पहली माउंट एवरेस्ट की यात्रा थी उस पे शामिल थे।
जिन्होंने 29 मई 1953 को दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर पहली बार सफलतापूर्ण चढ़ाई की। जो सर एडमंड हिलेरी है, जो कि न्यूजीलैंड के है, और तेंजिंग नोर्गे है, उन्होंने 29 मई को दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट थी, जो कि जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है, उस पर पहली बार सफलतापूर्वक चढ़ाई की थी। और इनके साथ एक और व्यक्ति और थे, जो है कांचा सिरप्पा। इन्होंने जो मुख्य चोटी वहां तक तो वह नहीं पहुंचे थे, लेकिन दक्षिण शिखर साउथ समिट तक पहुंचे थे। इस अभियान की सफलता महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यानी कि जो कांचा सिरप्पा थे, वह जो मुख्य चोटी थी वहां तक तो नहीं पहुंच पाए, लेकिन उन्होंने दक्षिण शिखर तक यहाँ पहुंचे थे। और यह इस अभियान से जुड़े अंतिम व्यक्ति थे जो बचे हुए थे, और अब हाल में इनका भी निधन हो गया है। विश्व सांख्यिकी दिवस 2025 का विषय क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ड्राइविंग चेंज विद इक्वालिटी स्टैटिक्स एंड डाटा फॉर एवरीवन। विश्व सांख्यिकी दिवस हर साल 20 अक्टूबर को मनाया जाता है, और इसकी इस बार थीम थी ड्राइविंग चेंज विद क्वालिटी स्टैटिक्स एंड डाटा फॉर एवरीवन, जिसका उद्देश्य सभी के लिए स्टिक डेटा उपयोग करके सकारात्मक बदलाव लाना है। संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग द्वारा यह दिवस हर 5 वर्ष में मनाया जाता है। क्योंकि यह दिवस हर 5 वर्ष में मनाया जाता है, इसलिए यह इंपॉर्टेंट है, इसकी थीम इंपॉर्टेंट है। सुल्तान जोहर कप 2025 में भारत ने कौन सा पदक जीता? तो आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रजत पदक। ये देख सकते हैं, सुल्तान जोहर कप एक हॉकी से संबंधित कप है। भारत की जूनियर पुरुष हॉकी टीम ने फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से 1-2 से हराकर सिल्वर मेडल जीत लिया है। यह टूर्नामेंट प्रतिवर्ष मलेशिया के जोहोर बारह में आयोजित किया जाता है। यह जूनियर पुरुष हॉकी टीमों के लिए एक प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता है। मलेशिया संबंधित एग्जाम से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर है, और इसकी भाषा मलय है, और यहाँ पर मलेशिया रिंगिट चलते हैं, MYR चलते हैं। हाल ही में किसे IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के में भारत के कार्यकारी निदेशक के सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? तो आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर पंकज कुमार। डॉक्टर पंकज कुमार को IMF के कार्यकारी निदेशक के सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। IMF से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं। इसका नाम इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है। उसकी स्थापना 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन, जो कि अमेरिका में हुआ था, वहां पर की गई थी। इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC अमेरिका में स्थित है। इसमें 190 देश हैं। वर्तमान में इसके अध्यक्ष क्रिस्टेलिना जॉर्जिएवा है। 2025 फीफा अंडर-20 विश्व कप का विजेता कौन रहा है? तो फीफा अंडर-20 विश्व कप का विजेता कौन रहा है? तो आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अर्जेंटीना। अर्जेंटीना ने फीफा अंडर-20 विश्व कप जीत लिया है, और इसका आयोजन चिल्ली में किया गया था। फीफा अंडर-20 वर्ल्ड कप का आयोजन चिल्ली में 2025 में किया गया था। अर्जेंटीना ने मोरक्को को 2-0 से हराकर अंडर-20 विश्व चैंपियनशिप 2025 जीत लिया है। अर्जेंटीना संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। अर्जेंटीना दक्षिणी अमेरिका का दूसरा सबसे बड़ा देश है। इसकी राजधानी ब्यूनस आयर्स है, और आधिकारिक भाषा स्पेनिश है। 2025 में कोल्ड ड्रिंक नामक खांसी की सिरप से हुई मृत्यु की घटना किस राज्य में दर्ज की गई? तो आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में अभी 4 साल के बच्चे की खांसी की सिरप से मृत्यु हो गई है। कफ सिरप इंसिडेंट 2022 से 2025 जितने भी कफ इंसिडेंट हुए उन्हें देख लेते हैं। पहला केस आया था गाम्बिया के, जो कि 2022 में दिया था। इस सिरप का नाम था मेडियन फार्मास्यूटिकल सिरप, और इसे बनाने वाली कंपनी थी मेडन फार्मास्यूटिकल, जो कि भारत की कंपनी थी। उसका मुख्य सिरप थी। इस सिरप में DEG यानी कि डाई इथाइल ग्लाइकोज और इथाइल ग्लाइकोज EL मौजूद थे। दूसरा केस उज्बेकिस्तान में देखने को मिला, जिसके सिरप का नाम था डॉक्स-1 मैक्स, और इसे बनाने वाली मारियोन बायोटेक वह भारत की कंपनी थी। और इसमें भी मुख्य जो समस्या थी
उसमें जो विषाक्तता पदार्थ था वह था डाई इथाइल ग्लाइकोज, और इसमें भी डाई इथाइल ग्लाइकोज ही था। और अंतिम तीसरा केस है जो कि भारत में ही देखने को मिला, छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश में। इस सिरप का नाम था कोल्ड ड्रिंक कफ सिरप, और इसे बनाने वाली कंपनी थी इंडियन मैन्युफैक्चर, और मुख्य समस्या थी डाई इथाइल ग्लाइकोज DEG। यानी कि जितनी भी तीनों केस हैं उनमें डाई इथाइल ग्लाइकोज या सभी में दवाइयों में मिक्स था, यानी कि डाई इथाइल ग्लाइकोज के कारण यह समस्या देखने को मिली है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO के एडवाइजरी बोर्ड की ऑफ जज की अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो 4 ऑप्शन है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, जस्टिस प्रतिभा M सिंह। दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति प्रतिभा M सिंह को वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन WIPO के एडवाइजरी बोर्ड ऑफ जज का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। भारत WIPO का सक्रिय सदस्य है। भारत की न्यायमूर्ति प्रतिभा M सिंह को 2025 से 2027 के लिए WIPO एडवाइजरी बोर्ड ऑफ जज का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। पहली बार कोई भारतीय एशियाई इस पद तक पहुंची है, यानी कि इस पद तक पहुंचने वाली है, पहली भारतीय है और पहली एशियाई महिला भी है। WIPO के बारे में देख लेते हैं। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना वर्ष 1967 में की गई थी और इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसमें सदस्य देश 193 है, 193 सदस्य देश हैं, और उसके वर्तमान महानिदेशक है डेरेन टैंग, जो कि सिंगापुर के रहने वाले हैं। 2025 के US ग्रैंड पिक्स, यूनाइटेड स्टेट ग्रैंड पिक्स 2025 का खिताब किसने जीता है? तो ये देख सकते हैं मैक्स वर्स्टैपन। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। रेड बुल रेसिंग के चालक हैं, ये देख सकते हैं कि शर्ट पे भी रेड बुल लिखा गया है, यह रेड बुल के चालक है और इनका नाम मैक्स वर्स्टैपन है। उन्होंने 2025 का US ग्रैंड पिक्स जीता है। इन्होंने लैंडो नॉरिस को और चार्ल्स लेक्जरी को पीछे छोड़ते हुए यह खिताब जीता है। अक्टूबर 2025 में जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनने वाली कौन है? तो सही है ऑप्शन नंबर सी, सानू ताकाइची। ये देख सकते हैं जापान की पहली महिला PM है साने ताकाइची। अक्टूबर 2025 में साने ताकाइची, जो जापान की पूर्व आर्थिक सुरक्षा और आंतरिक मंत्री थी और लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी LDP की नेता है, ने जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनने का इतिहास रचा है। यह इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह पहली बार ही जापान की कोई महिला प्रधानमंत्री बनी है। भारत का पहला स्वदेशी एंटीबायोटिक कौन सा है? तो आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नेफ्रीथ्रोमाइसिन। नेफ्रीथ्रोमाइसिन भारत का पहला स्वदेशी एंटीबायोटिक है। भारत ने अपना पहला स्वदेशी एंटीबायोटिक नेफ्रीथ्रोमाइसिन को लॉन्च किया है। नेफ्रीथ्रोमाइसिन भारत में पूरी तरह से परिकल्पित, विकसित और चिकित्सक परीक्षण के बाद तैयार किया गया पहला स्वदेशी एंटीबायोटिक है। यह दवा विशेष रूप से दवा प्रतिरोधी श्वसन संक्रमणों जैसे सामुदायिक प्राप्त जीवाणु निमोनिया CABP के उपचार में प्रभावी है। हाल ही में कौन सा देश इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN का 90वां स्टेट मेंबर बना है? तो आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तुवालू। अक्टूबर 2022 में तुवालू को IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर का 90वां स्टेट मेंबर घोषित किया गया है। तुवालू एक छोटा द्वीप है जो कि प्रशांत महासागर में स्थित है। तुवालू ऑस्ट्रेलियाई और हवाई द्वीप के बीच स्थित है। यह 9 छोटे द्वीपों से मिलकर बना है। इसकी राजधानी फुनाफुटी है और यहाँ आधिकारिक भाषा तुवालुअन और अंग्रेजी है, और यहाँ मुद्रा ऑस्ट्रेलियाई डॉलर है, और यहाँ की जनसंख्या लगभग 12,000 के करीब है। और यह एक छोटा द्वीप देश है जो कि प्रशांत महासागर में स्थित है, और यह हाल ही में IUCN का 90वां स्टेट मेंबर बन गया है। निगोला चाकोबा उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो आंसर है, देख सकते हैं, मणिपुर में मनाया जाने वाला हैप्पी निकोला चोकबा, यानी कि निकोला चोकबा उत्सव मणिपुर में मनाया जाता है। और यह इस दिन जो
बेटियां हैं जो विवाहित बेटियां हैं वह अपने मायके आती हैं और वह अपने भाइयों और परिवारजनों के साथ भोजन करती है। यह पर्व भाई बहन के स्नेह और पारिवारिक बंधन को मजबूत करने के लिए मणिपुर में मनाया जाता है। 2025 में भी मणिपुर में यह उत्सव बड़ी श्रद्धा उल्लास के साथ मनाया गया है। यानी कि इस दिन जो विवाहित बेटियां हैं वह अपने मायके आती हैं और अपने भाई और माता पिता के साथ भोजन करती हैं। ये देख सकते हैं आप तस्वीर में। कौन सा देश 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की योजना बना रहा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, न्यूजीलैंड। ये देख सकते हैं, द मेंबर बिल पुट फॉरवर्ड बाय नेशनल एमपी कैथरीना वेड्स सीक टू बैन अंडर 16 फ्रॉम असेसिंग सोशल मीडिया। यानी कि जो कैथरीना वेड्स हैं उन्होंने वहाँ की जो संसद है वहाँ पर एक बिल प्रस्तुत किया है 16 साल के बच्चों को सोशल मीडिया बैन करने के लिए। न्यूजीलैंड की नेशनल पार्टी की सांसद कैथरीना वेड्स ने एक विधेयक प्रस्तुत किया है जिसके तहत 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के सोशल मीडिया उपयोग पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। तो सेंसर ऑप्शन नंबर 3, न्यूजीलैंड। नीरज चोपड़ा को हाल ही में किस सम्मान के रूप में टेरिटोरियल आर्मी में शामिल किया गया है? तो सेंसर है ऑप्शन नंबर बी, लेफ्टिनेंट कर्नल। नीरज चोपड़ा को हाल ही में लेफ्टिनेंट कर्नल के रूप में नियुक्त किया गया है। ये देख सकते हैं, यह है नीरज चोपड़ा जी और यह है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और यह है सेना के प्रमुख। भारत के किस राज्य को आधिकारिक रूप से अत्यंत गरीबी मुक्त राज्य घोषित किया गया है? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, केरल। केरल ने अपने समावेशी विकास और लक्षित कल्याण कार्यक्रमों के चलते अत्यंत गरीबी को समाप्त करने के लिए सफलता प्राप्त किया है। यानी कि गरीबी को मुक्त करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन तिरुवनंतपुरम के सेंट्रल स्टेडियम में इसे आधिकारिक रूप से घोषित किया गया है। अन्य राज्यों के लिए एक आदर्श मॉडल बन सकता है। तो यानी कि स्वयं को अत्यंत गरीबी मुक्त घोषित करने वाला राज्य बन गया केरल। हाल ही में नासा ने पृथ्वी के अस्थायी दूसरे चंद्रमा के रूप में किस क्षुद्रग्रह की खोज की पुष्टि की है? तो आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2025 PN7। नासा ने पुष्टि की है कि 2025 PN7 नाम का एक छोटा क्षुद्रग्रह पृथ्वी के साथ साथ सूर्य की परिक्रमा कर रहा है। यह पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण सीमा में आकर अस्थायी रूप से उसका क्वाजी चंद्रमा या अस्थायी दूसरा चंद्रमा प्रतीत होता है। हालांकि यह सीधे पृथ्वी की परिक्रमा नहीं करता, लेकिन इसकी कक्षा पृथ्वी के समान होने के कारण यह हमारे ग्रह के साथ साथ अंतरिक्ष में यात्रा करता है। भारत ने हाल ही में अभियान ओशियन स्काई 2025 एक्सरसाइज ओशियन स्काई 2025 में भाग लेकर इतिहास रचा है। यह अभ्यास किस देशों द्वारा आयोजित किया गया था? तो देख सकते हैं आप, द स्पेनिश एयरफोर्स 8 गंडो एयर बेस जो कि स्पेन में है, फ्रॉम अक्टूबर 20 से 31 अक्टूबर तक यह अभ्यास ओशियन स्काई किया गया था और यह इसमें वायुसेना भाग लेती है, जो यानी कि सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्पेन। और नॉट फर्स्ट टाइम ए नॉन नाटो कंट्री इज पार्टिसिपेट इन दिस एक्सरसाइज। यानी कि पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई नॉन नाटो कंट्री भी इसमें शामिल हुई है। यह अभ्यास स्पेनिश वायुसेना द्वारा केंद्रीय द्वीप समूह के गेंडो एयरबेस पर 20 से 31 अक्टूबर 2025 के बीच आयोजित किया गया था और भारत इस अभ्यास में भाग लेने वाला पहला गैर नाटो राष्ट्र बना है। यानी कि यह इंपॉर्टेंट पर्सन है क्योंकि इसमें पहली बार ऐसा हुआ है किसी गैर राष्ट्र भी शामिल हुआ है और यह इसमें भारत शामिल हुआ था अब की बारी। विश्व पोलियो दिवस 2025 की थीम क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, पोलियो का अंत, हर बच्चा हर टीका हर जगह। हर बच्चे को पोलियो से सुरक्षित रखने के लिए पोलियो टीकाकरण के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है और इस बार इसकी थीम थी पोलियो का अंत, हर बच्चा हर टीका हर जगह थी। मोदी का मिशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो आंसर है ऑप्शन नंबर 3, बर्जिश देसाई। बर्जिश देसाई जी एक वकील है और लेखक भी हैं। यह पुस्तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वडनगर में उनके बचपन से लेकर प्रधानमंत्री कार्यकाल तक के सफर को दर्शाती है। ये दे सकते हैं, इसका विमोचन
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और महाराष्ट्र के राज्यपाल आचार्य देवव्रत द्वारा नई मुंबई में मोदी का मिशन पुस्तक का विमोचन किया गया है और इसके लेखक ब्रजी देसाई है जो कि पेशे से लेखक और वकील है। ओशियान सम्मेलन 2025 की शुरुआत किस देश में हुई है? तो सेंसर ऑप्शन नंबर बी मलेशिया। आसियान सम्मेलन 26 अक्टूबर 2025 को कुआलालंपुर मलेशिया में हुई है। आसियान से संबंधित महत्वपूर्ण शोर्ट नोट देख लेते हैं। आसियान का पूरा नाम एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन है। इसकी स्थापना 8 अक्टूबर 1967 को बैंकॉक थाईलैंड में की गई थी। उस समय स्थापना के समय इसमें 5 देश शामिल थे: इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, फिलीपींस। हाल ही में इसकी संख्या 10 है, जिसमें इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, फिलीपींस, ब्रुनोई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया शामिल है। एशियान का सचिवालय जकार्ता जो कि इंडोनेशिया में है। आसियान दिवस हर साल 8 अगस्त को मनाया जाता है। मुख्य उद्देश्य क्षेत्रीय शांति, आर्थिक विकास, सांस्कृतिक सहयोग और विवादों का शांतिपूर्ण समाधान करना है। भारत आसियान का सदस्य नहीं है। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2025 किसे मरणोपरांत प्रदान किया गया? तो सेंसर ऑप्शन नंबर बी जयंत नार्लिकर। जयंत नार्लिकर को मरणोपरांत राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2025 दिया गया है। हार्पर्स बाजार वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 में आइकन ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे मिला है? तो सेंसर ऑप्शन नंबर बी जिन्नत अमान। जिन्नत अमान को आइकन ऑफ द ईयर के रूप में सम्मानित किया गया है। हार्पर्स बाजार वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 का आयोजन 25 अक्टूबर को मुंबई में हुआ था, जो इस प्रतिष्ठित समारोह का भारत में दूसरा संस्करण था, यानी कि इसका दूसरा संस्करण था। इस अवसर पर फिल्म, फैशन, कला और व्यापार जैसे क्षेत्रों की प्रतिभाशाली महिलाओं को सम्मानित किया जाता है। हार्पर्स बाजार वुमेन ऑफ द ईयर 2025 अवार्ड संबंधी सभी पुरस्कार देख लेते हैं। आइकन ऑफ द ईयर जिन्नत अमान को दिया गया। बेस्ट एक्टर जाह्नवी कपूर को। इंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर फाल्गुनी नायर जो कि नायिका की स्थापिका है, उन्हें इंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर चुना गया है। फैशनशिप डिजाइनर ऑफ द ईयर अनामिका खन्ना को। और कम्युनिटी इम्पैक्ट अवार्ड मोनिका पटेल, सामाजिक उद्यमिता के योगदान के लिए। हाल ही में कौन सा देश दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्र का संघ आसियान का 11वां सदस्य बना है? तो सेंसर ऑप्शन नंबर बी तिमोर लेस्ते। तिमोर लेस्ते को 11वां सदस्य बनाया गया आसियान का। अक्टूबर 2025 में मलेशिया के कुआलालंपुर में आयोजित 47वें आसियान शिखर सम्मेलन के दौरान तिमोर लेस्ते को आसियान का 11वां आधिकारिक सदस्य घोषित किया गया है। आसियान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं। आसियान का पूरा नाम एसोसिएशन ऑफ साउथ एशियन नेशन है। उसकी स्थापना 1967 में बैंकॉक थाईलैंड में की गई थी। इसके संस्थापक देश है इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। अन्य सदस्य है ब्रुनोई दरुसलाम जो कि 1993 में जुड़े थे, वियतनाम 1995, लाओस और म्यांमार 1997 और कंबोडिया 1999। 1999 के बाद अब तक कोई भी सदस्य इसमें जुड़ा नहीं था और अब 2025 में 11वां सदस्य बनाया तिमोर लेस्ते। यह इंपॉर्टेंट है क्योंकि 1999 के बाद इतने सालों बाद 2025 में कोई इसका सदस्य बनाया और 11वें सदस्य और वह है तिमोर लेस्ते, इसलिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत का पहला ग्लास सस्पेंशन ब्रिज बजरंग सेतु किस स्थान पर बनाया जा रहा है? तो सेंसर ऑप्शन नंबर बी ऋषिकेश। उत्तराखंड के ऋषिकेश में गंगा नदी पर देश का पहला ग्लास सस्पेंशन ब्रिज बजरंग सेतु बनाया जा रहा है। यह पुल प्रसिद्ध लक्ष्मण झूला का स्थान लेगा, जिसे सुरक्षा कारणों से 2019 में बंद किया गया था। इसका निर्माण लगभग पूरा हो चुका है और इसे दिसंबर 2025 तक जनता के लिए खोलने की संभावना है। बजरंग सेतु की संरचना में स्टील और ग्लास फ्लोरिंग का उपयोग किया गया है। तो कहाँ स्थित है ये? ऋषिकेश और नाम है इसका बजरंग सेतु और यह देश का पहला ग्लास सस्पेंशन ब्रिज है। भारतीय मूल के किसी इतिहासकार ने अपनी पुस्तक द बर्निंग अर्थ द इन्वायरमेंटल हिस्ट्री ऑफ द लास्ट 500 ईयर के लिए ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार 2025 जीता है। तो सेंसर है ऑप्शन नंबर बी सुनील अमृत।
प्रसिद्ध भारतीय मूल के इतिहासकार सुनील अमृत को वर्ष 2025 का ब्रिटिश एकेडमिक बुक प्राइज उनकी पुस्तक द बर्निंग अर्थ एंड इन्वायरमेंटल हिस्ट्री ऑफ द लास्ट 500 ईयर के लिए प्रदान किया गया। हाल ही में चर्चित चक्रवात मोन्था का नाम किस देश ने सुझाया है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, थाईलैंड। चक्रवात मोन्था का नाम थाईलैंड द्वारा सुझाया गया है। चक्रवात मोन्था यह नाम थाई भाषा के शब्द मोन्था से लिया गया है, जो एक प्रकार के फूल को दर्शाता है। मोन्था 2025 में बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न हुआ एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। चक्रवातों का नाम पहचान में आसानी और संचार में स्पष्टता के लिए रखा जाता है, ताकि आपदा प्रबंधन एजेंसियां और जनता आसानी से पहचान सके। चक्रवातों का नामकरण का कार्य विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO और एशियाई देशों के सदस्य समूह है ESCAP WMO पैनल ऑन ट्रॉपिकल साइक्लोन द्वारा किया जाता है। इस पैनल में 13 सदस्य देश हैं, जिसमें भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, म्यांमार, मालदीव, थाईलैंड, ओमान, ईरान, कतर, सऊदी अरब, यमन और UAE है। और यह बारी बारी से साइक्लोन चक्रवातों को नामकरण करते हैं। और इस बार थाईलैंड का नंबर था, इसलिए थाईलैंड ने इसका नामकरण किया है और इसका नाम मोन्था रखा गया है। भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे अनुशंसित किया गया है, जो वर्तमान CJI न्यायमूर्ति BR कदवई के उत्तराधिकारी होंगे? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, न्यायमूर्ति सूर्यकांत। न्यायमूर्ति सूर्यकांत को BR कदवई के स्थान पर नियुक्त किया गया है। अनुच्छेद 124(2) के तहत सीनियरिटी सिद्धांत के तौर पर इन्हें नियुक्त किया गया है, यानी कि इन्हें नियुक्त करने के लिए जो प्रक्रिया अपनाई गई है वह है सीनियरिटी के सिद्धांत, यानी सीनियरिटी के तहत इन्हें अनुच्छेद 124 के तहत नियुक्त किया गया है और यह BR कदवई का स्थान लेंगे। डेरा सारा मुल्लाई को किस देश में चर्च की पहली महिला मुख्य हेड ऑफ द चर्च नियुक्त किया गया है? तो आंसर ऑप्शन नंबर सी, इंग्लैंड। डेरा सारा मुल्लाई को इंग्लैंड की चर्च की पहली महिला मुखिया के रूप में नियुक्त किया गया है और यह नियुक्ति इंग्लैंड के धार्मिक इतिहास में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर मानी जा रही है, क्योंकि चर्च ऑफ इंग्लैंड की स्थापना 16वीं शताब्दी में हुई थी और तब से अब तक इसका नेतृत्व हमेशा पुरुषों के ने किया है और पहली बार ऐसा हुआ है कि इस पद पर किसी महिला को नियुक्त किया गया है। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका नाम है डेम सारा मुल्लाई, जिन्हें हेड ऑफ चर्च नियुक्त किया गया है और यह इंग्लैंड में है। हाल ही में आयरलैंड की 10वीं राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कैथरीन कनाली। कैथरीन कनाली को आयरलैंड की 10वीं राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है। 8वां अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो आंसर ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली। यह 4 दिवसीय विश्व शिखर सम्मेलन है, यानी कि यह 28 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक 2025 तक दिल्ली के भारत मंडप में आयोजित किया गया है। हाल ही में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली महिला राष्ट्रपति बन गई है। उन्होंने किस वायु स्टेशन से उड़ान भरी है? तो आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अंबाला वायुसेना स्टेशन। देख सकते हैं द्रौपदी मुर्मू जिन्होंने अंबाला वायुसेना स्टेशन से राफेल उड़ाने वाली पहले महिला राष्ट्रपति होने का गौरव प्राप्त किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राफेल में उड़ान भरने वाले देश की पहला महिला राष्ट्रपति है। अंबाला एयरबेस राफेल विमानों का मुख्य बेस है, जहां भारत की 17वीं स्क्वाड्रन गोल्डन एरो तैनात है। मैक्सिको ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब किसने जीता है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लैंडो नोरिस। इस रेस में मैकट्रेलन टीम के लैंडो नोरिस ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पहला स्थान प्राप्त किया है। 2025 में 92 वर्ष की आयु में दुनिया के सबसे बुजुर्ग कार्यरत राष्ट्रपति ओल्ड सिटिंग हेड ऑफ स्टेट कौन बने हैं? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पालविया। ये देख सकते हैं यह पालविया जी, जो कि 92 वर्ष की आयु में दुनिया के सबसे बुजुर्ग राष्ट्रपति बने हैं।
कैमरून के राष्ट्रपति, और यह कैमरून के राष्ट्रपति बने हैं। कैमरून के राष्ट्रपति पॉल बिया ने अक्टूबर 2025 को हुए चुनाव में 53.66% वोट पाकर लगातार 8वीं बार जीत हासिल किया है, यानी कि यह लगातार 8वीं बार राष्ट्रपति पद पर बने हुए हैं। और उनका नाम पॉल बिया है और एक कैमरून के राष्ट्रपति बने हैं। उनकी आयु जो है 92 वर्ष की है और यह दुनिया के सबसे बुजुर्ग राष्ट्रपति बन गए हैं। इसी के साथ आज की वीडियो समाप्त होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।